अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हम देखेंगे के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। प्रोग्राम के एंकर पर्सन मंसूर अली खान साहब ज़ाती मसरूफियत की वजह से आज प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। उनकी अदम मौजूदगी में आज ही प्रोग्राम करने की जिम्मेदारी मुझ पर है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई अहम केस यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीट के हवाले से केस की समाअत हुई, जिसमें खासी इंटरेस्टिंग जो रिमार्क्स हैं वो सामने आए थी। जिसमें पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं कि अगर सियासी जमातों को 10% नशिस्तें और आज़ाद उम्मीदवारों को 90% नशिस्तें भी मिलेगी, तो जो मखसूस नशिस्तें हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी सियासी जमातों में। इंतहाई अहम ये उनका आज रिमार्क्स है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बुकला है आज की ये जो समाअत उसमें थोड़ा कंफ्यूज दिखाई दी, उस तरह से शायद लग रहा था कि बज़ाहिर तैयारी नहीं है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मुल्क में क़याम अमन के लिए अदारे एक बार फिर से मुतारिक हुए हैं। अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान ऑपरेशन जो है उसका आगाज़ करने का फैसला किया गया, लेकिन ये ऑपरेशन शुरू होने से कबल ही थोड़ा मुतनाज़ा हो गया, क्योंकि जो स्टेक होल्डर है उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ANP, मौलाना एक बड़े स्टेक होल्डर है, ख़ासतौर जिन इलाकों में ये ऑपरेशन का फोकस होगा, KP के बलूचिस्तान में, लेकिन उनका शिकवा ये है कि उस तरह से उनको लूप में उस तरह से उनसे बातचीत नहीं की गई और मामला पार्लियामेंट में भी नहीं लाया गया। जो CM है KPK के, उनका भी आपने आज बयान सुना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के बाद उनका इस पूरी सूरत हाल पर क्या कहना था। बाकी हम देख रहे हैं कि सियासी मामलात हैं वहाँ पर भी थोड़ा सा मुख्तलिफ किस्म की राय पाई जा रही है। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर वो मियाँ साहब के बारे में, बड़े मियाँ साहब यानी कि नवाज शरीफ साहब के बारे में बता रहे हैं। जनरल बाजवा से उन्होंने लंदन में मुलाकात की, जिसके बाद पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद जो उस टाइम की हुकूमत थी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके खिलाफ पेश हुई। आज के प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब, हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है उस्मा कारदार, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। पंजोता साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में इंतहाई अहम जो केस है उसकी बात हुई। अब ये बताया कि वहाँ पे एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिखाई दी। प्रोग्राम से बड़ा गरजते हैं, बरसते हैं आपके वकला, आप भी आकर, लेकिन अदालत में थोड़ा सा ठुस हो जाते हैं। बज़ाहिर लगता ये है कि उस तरह से तैयारी नहीं होती आप लोगों की। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। देखें, आज की समाअत के हवाले से अगर मैं बात करूँ ना, जो वहाँ पर सवालात रखे गए या जो बातें वहाँ पर डिस्कस हो रही थी, उसका मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ कि एक तो ये बात की जा रही थी कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तौर पर उम्मीदवार जो हैं वो नहीं गए, और उन्होंने वो जो अपने टिकट्स थे वो एज ए PTI कैंडिडेट्स जमा नहीं करवाए। ये गलत बात है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो किया गया, जैसे पेपर छीने गए, जैसे सारा माहौल बनाया गया था, वो सारी दुनिया ने देखा। अच्छा, उसके बावजूद अब हमने एक प्लान रखा कि जैसे वो समाअत, क्योंकि आपको पता है कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही थी कि हमसे ज़रूर बल्ले का निशान जो है वो छीना जाएगा, और उसी को देखते हुए हमने 2 टिकट्स जो है ना हर उम्मीदवार को जारी किए। मैं खुद 2 टिकट्स लेकर गया, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती और दूसरा जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब जिस तरह उस जमात के चेयरमैन को अगवा किया गया, उसके बाद तहरीक इंसाफ वाला ऑप्शन था और उस टिकट से हम गए और जमा करवाया, लेकिन हमें आज़ाद जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। अब देखें, आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये रिमार्क्स दिए गए कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो इंटरप्रिटेशन की है कि ये जो उम्मीदवार थे इनको आज़ाद किया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन के ऊपर जो आज काजी फाइज ईसा साहब कह रहे थे कि हम उसके हवाले से अगर उसकी गलत तशरीह की गई है तो हम क्या करें, तो ये आपके सामने वाज़ह नज़र चीज़ आ रही है। करना क्या है, आर्टिकल 6 लगाएं उसके ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और उसे कहें कि आपने जिस तरह खिलवाड़ किया है इस मुल्क के साथ, इस अवाम के साथ, उनके वोटों के साथ, और जो आज सूरत हाल बनी हुई है कि 78 सीटें जो हैं उसके ऊपर मसला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, और ये स्टिल इस वजह से चल रहा है क्योंकि इसके अंदर इलेक्शन कमीशन की बदनीति थी और उसकी इंटरप्रिटेशन जानबूझकर गलत की गई। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह का कंडक्ट इलेक्शन कमीशन का पूरे इस दौर के अंदर रहा है, चाहे खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला हो, चाहे निशान छीने के हवाले से मामला हो, चाहे पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान हमें दिया हो और उस फैसले के ऊपर ना अमल करने का मामला हो, या हर पहलू से आप देखें तो आपको वाज़ह नजर आएगा कि तौहीन इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ ही चल सकती है, किसी और के खिलाफ नहीं हो सकती। तौहीन अदालत की कार्रवाई हो तो इमरान खान के खिलाफ चल सकती है, किसी और के खिलाफ नहीं हो सकती। और उसी वजह से आजाद उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन ने किए थे और आजाद उम्मीदवार के तौर पर हम गए थे। इस तरह का माहौल बनाया गया था।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है खुद से सियासी जमात बनाकर सियासत शुरू करते हैं। जिस तरह के रिमार्क्स आपको उस टाइम के जो वुज़रा थे उनकी जानिब से आते रहे, किसी और सियासी जमात ने आज तक इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं किए। लेकिन चलिए शर्मिला साहब से बात है। शर्मिला साहब ये बताइएगा कि क्या सियासी बीइंग ए पॉलिटिकल लीडर आप भी समझती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साहब हो ये राइट है? चले उनको पार्टी सिंबल नहीं था उनके पास, उन्होंने आजाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट किया, पार्टी बार में पहुंच के अब एक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का प्लेटफॉर्म भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। ये मखसूस जो नशिस्तें हैं ये उनको मिलनी चाहिए। जी शुक्रिया आदिल साहब। देखिए मेरे समझने या चाहने या ना चाहने से तो ये मुल्क नहीं चलता, या कानून नहीं बनते, या फैसले नहीं होंगे इस मुल्क के अंदर। जो आइन कहता है, जो कानून कहता है, जो इलेक्शन एक्ट कहता है वही होगा। देखिए इशू इनके साथ है, इनके मसले मसाइल हैं और आज के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं। इनका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था वो पहली बार नहीं है जो कंट्रोवर्शियल हुआ है। आपको याद होगा 2013 के अंदर भी कुछ ऐसे ही मामला थे, उसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई, या कुछ जस्टिस वजी साहब थे उनकी सरबराही में, उन्होंने कहा कि जी ये दीज इलेक्शंस वर फॉल्टी। उसका नतीजा क्या हुआ? दुरुस्तगी नहीं हुई, लेकिन उनको पार्टी से फारिग कर दिया गया, उसका नतीजा ये हुआ। जी मैं यही कह रही हूँ ना, नतीजा ये हुआ कि जस्टिस वजी साहब को फारिग कर दिया गया, लेकिन दुरुस्तगी नहीं हुई। सो वही चीज़ उन्होंने रिपीट करी अब 10 साल बाद। और अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं सेटिस्फाई कर पाए अपने इंटर पार्टी इलेक्शंस के प्रोसीजर के हवाले से, इसमें आपने अपने ही पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट किया, तो उसमें मेरी आपकी किसी और की गलती नहीं है। उसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया कि इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद के साथ जाके इल्हाक कर लिया, जिसने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। अच्छा ये बात, इस गलती का एतराफ़ ये खुद कर चुके हैं, हमने नहीं किया। अब ये गलतियों पे गलतियां अगर करते जाएं तो फिर आप मुझे ये बताइए कि शिकायत किससे कर रहे हैं? या तो इनकी जमात के अंदर कोई ऐसे समझदार लोग नहीं हैं जो सही फ़ैसले कर सकें, और अगर है भी तो फिर आप उनसे मशावरत नहीं करते या उनके कहे फ़ैसलों पे अमल दरामद नहीं करते। इनका पार्लियामान के अंदर भी यही हाल है कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, एक अफरा तफरी लगाई हुई है, किसी किस्म की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है पार्लियामान के हवाले से। शोर शराबा है, हंगामा है, गाली गलोच है, एक ऐसा माहौल बना दिया गया है जिससे पूरे पाकिस्तान की सियासत ख़राब हो गई है और पूरे पार्लियामान का माहौल ख़राब हो गया है। अब इशू ये है कि देखिए अब ये मुकदमा तो चला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, फ़ैसला तो वहीं होना है, क्या कानून कहता है क्या नहीं कहता। माजी में शायद ऐसा कोई प्रेसिडेंट हुआ नहीं है। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है मुझे ये लगता है कि अपनी तशरीह कर देगी, जो भी फैसला होगा खुदा करे आइन और कानून की उसमें बालादस्ती हो। उस्मा साहब आप बताएं कि आप इस पूरी सूरत हाल को देख रही हैं, आज जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आए हैं वो भी आपके सामने है, क्या लग रहा है आपको कि क्या फैसला मुतवक्का तौर पर आ सकता है? और क्या पाकिस्तान वैसे जो मैंने शर्मिला साहब से पूछा, बीइंग ए पॉलिटिकल लीडर, सियासी जमात के वर्कर की हैसियत से आप समझती हैं कि ये जो राइट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बज़ाहिर उसको मिलना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आदिल, आपने मुझे इनवाइट किया। ये इन्होंने ख़ुद अपने पाँव के ऊपर बहुत सारी कुल्हाड़ियाँ मारी हैं और अब इनके रोने से क्या होता है? कुछ नहीं हो सकता है। ये गलतियाँ करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में कभी पहले हुआ है कि इस तरह से फुल बेंच हो और इस तरह से पूरी एक पब्लिक जो है हियरिंग हो, सबको पता चल रहा है कि इनका केस कुछ भी नहीं है। ये इन्होंने जानबूझ के सुन्नी इत्तेहाद के साथ इसलिए इल्हाक किया था क्योंकि बानी साहब चाहते थे एक पपेट हो जो कि इनके हाथ में खेले। ये जमात इस्लामी के साथ भी कर सकते थे, ये JUI के साथ भी कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया। इनको पता था कि इसके क्या नताइज होंगे, लेकिन उन्होंने कहा चलो हमें सहूलतकारी मिल जाएगी, हम आगे चल पड़ेंगे। JUI के साथ नहीं कर सकते थे, उस टाइम JUI आपके साथ खड़ी थी, वो तो इलेक्शन के बाद इनके साथ आई ना, वो फॉर्म 45-47 का मामला हुआ तो वो फिर इनके साथ है, उससे पहले वो आपके साथ थे। देखें, JUI को हमेशा इज्जत तभी मिली है जब वो हमारे साथ PDM में रहे हैं। इन्होंने तो उनको आपको पता है डीजल कह के उनकी कई साल से ये पगड़ी उछाल रहे हैं। मौलाना साहब अगर इसी में खुश हैं तो फिर देख लें, अब इनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके ये कैसे फारिग करते हैं, ये आपके सामने कुछ दिन में आ जाएगा। तो इसलिए मैं इस पर मज़ीद बात नहीं करूँगी। बात सारी ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन ने 2020, 2021, 2022 इनको कई मौके दिए कि आप मेहरबानी करके इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक करा लें, इन्होंने नहीं कराए। फिर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने इनकी मिन्नतें की
कि आप मुझे कोई तो सबूत ला के दे दें जिससे मैं कहूं कि हाँ आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराई है। इनके बेकार निकम्मे लॉयर्स थे, कुछ ये केस नहीं अपना सही तरह से प्रेजेंट कर सके और अब ये रोते पिटते हैं कि जी हमसे ले लिया गया। कुछ इनसे नहीं लिया गया, हर चीज़ आइन और कानून के मुताबिक हुई है। और अगर ये इसको इनका वतीरा है, मैं आपको अपना 25 जब हम लोग डी सीट हुए हैं उस वक़्त इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जो एक डायरेक्शन नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने कानून रीराइट किया था, तब इन्होंने शादियाने बजाए, तब इन्होंने जनाब वाह की खराज तहसीन पेश की इलेक्शन कमीशन को। और जब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के ही डायरेक्शन पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो का सारा सिचुएशन थी वो इनके इंडिपेंडेंट इनको किया, तब इन्होंने तबर्रे भेजे हैं इलेक्शन कमीशन पे। तब ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 लगा दिया जाए। इन्होंने आज तक किसी इदारे की इज्जत नहीं की, तकरीम नहीं की, ये सिर्फ अपने एजेंडे पे हैं। गैर जमहूरी सोच है इनकी। ये किसी के कहने सुनने में क्यों आएंगे भला, क्योंकि ये एक जत्था बन गए हैं, इनके पास डायरेक्शन कोई नहीं है, डायरेक्शन लेस हैं। और ऊपर से जो बानी साहब बैठे हुए हैं वो तो शाबाशी देते हैं। जब इस तरह से आप गंडासा पकड़ के फिरें, आप मौला जट बन के हर एक को आप जो धमकाएं, डराएं, तो बड़ी शाबाशी मिलती है। और अगर आप बैठ के तो कोई मुफाहमत की बात करें तो बानी साहब नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं ये क्यों कर रहे हो, जाके इसको दुरुस्त करो। तो ये आपके सामने सारी बातें हो रही हैं। लेकिन देखें वाकई जिसना शर्मीरा कह रही हैं, ये मुल्क एक आइन और कानून के मुताबिक चलना है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी उसी के मुताबिक इसको आगे लेकर बढ़ रहा है। चले आप आइन और कानून की बात कर रही हैं, आप बात कर रही हैं पार्लियामेंट की बात कर रही हैं, जमहूरियत की बात कर रही हैं। अभी मुल्क में एक फैसला हुआ है पैक्स कमेटी के इजलास के बाद। हमने देखा कि एक नया ऑपरेशन, क्योंकि मुल्क में हमने देखा कि क़याम अमन के लिए बिलाशुबा बहुत सी कोशिशें हुई हैं। फोर्सेस ने, पाकिस्तानी कौम ने हजारों जानें दी हैं, अरबों डॉलर का नुकसान उठाया है, लेकिन सामहो अभी भी कुछ चीजें जो है वो बेहतर होने वाली हैं। लेकिन बेहतरी की जानिब जाने के लिए जो स्टेक होल्डर है उनको ऑन बोर्ड करना, ताकि एक कंसेंसस जो नेशनल कंसेंसस है, जिस तरह ज़रबे अज़ब में हमने देखा, राय निजात में देखा, राय राष्ट्र ऑपरेशन में देखा कि पूरी कौम जो है वो एक साथ खड़ी थी और पूरी कौम ने अफवाज के पीछे खड़े होकर, शाना बशाना खड़े होकर बल्कि टेररिज्म का मुल्क में जो है मुकाबला किया। लेकिन अभी एक नया ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट करने की बात हो रही है, अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान। इसके लिए जो मेन स्टेक होल्डर हैं, आप हुकूमती जो जमात है उसको जो है रिप्रेजेंट कर रही है। पंजाब असम्बली में करारदाद भी आप लोगों ने जो है पेश कर दी उसकी हक में, लेकिन जो मेन स्टेक होल्डर है वो केपी के बलूचिस्तान, जहाँ पर बज़ाहिर ये लगता है कि इस तरह के वाक़यात कुछ ज्यादा होते हैं। पिछले कुछ साल में देखा कि वहाँ पर जो टेररिज्म थी उसकी पेनिट्रेशन भी ज्यादा थी, तो वहीं पे अगला भी ऑपरेशन होगा डेफिनेटली, लेकिन उनको उस तरह से लूप में नहीं लिया जा रहा। हमने देखा कि किस तरह जो अली अमीन गड्ढापुर साहब जो सीएम हैं वो किस तरह से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। जरा ये पहले आपको सुनवाते नाज़रीन कि अली अमीन गड्ढापुर ने आज इमरान खान साहब से जब मुलाकात की, मुलाकात के बाद उन्होंने इस ऑपरेशन के हवाले से क्या कहा, ये अपना कीजिए। हमारी पॉलिसी क्लियर है कि एतमाद में पहले तो उस आवाम को लिया जाए, क्योंकि इससे पहले जो ऑपरेशन हुआ, अभी ऑपरेशन की बात नहीं आई। जब तक ISPR की प्रॉपर स्टेटमेंट इसमें नहीं आती तो उस वक्त तो मैं ये बात करता ही नहीं हूँ यहाँ पर कि कोई ऑपरेशन है। जब उनकी पॉलिसी आ जाएगी, एरिया आ जाएगा, तरीकाकार आ जाएगा, किस तरह कोई करना है, अगर करना है तो उसके बाद ये कोई बात हो सकती है। लेकिन ऑन बोर्ड करना वहाँ की आवाम को जरूरी है। दहशतगर्दी का मुकाबला आप आवाम के बगैर नहीं कर सकते। सूबों को एतमाद मिलना वहाँ पे जरूरी है, पार्लियामेंट को वहाँ पे एतमाद मिलना जरूरी है, स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिलना जरूरी है। ये आपने सुन लिया जी अली अमीन गड्ढापुर साहब, ये जनाब CM है खैबर पख्तूनख्वा के, वो क्या बात कर रहे हैं कि उस तरह से उनको अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि ऑपरेशन क्या होना है। अपेक्स कमेटी में क्या बात थी, उसके बाद PM हाउस की जानिब से एलामिया आया, उसमें सारी चीजें क्या थी। आज हमने देखा कि मियां इफ्तिखार हुसैन साहब, उन्होंने गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहब, उनके साथ बैठकर एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। बज़ाहिर वो भी यही कह रहे हैं कि जो तहफ़्फ़ुज़ात है सामा वो ठीक है, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी हम उधर ही खड़ा करते हैं, क्योंकि गवर्नर उनके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यहाँ पर उस तरह से मामला जो है ठीक तरीके से बात की नहीं गई या उस तरह से इन्फॉर्म नहीं किया गया, सियासी जमातों को उस तरह से लूप में नहीं लिया गया, मामला पार्लियामेंट में नहीं लेकर आया गया। तो ये बताइएगा कि आप लोगों ने एक बड़ा काम करना था, तो क्यों ऐसा नहीं किया गया कि एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए पंजाब असेंबली में करारदाद आ गई, लेकिन जो स्टेक होल्डर है उनसे बात ही नहीं की, या मरकजी जो हुकूमत है उसने पार्लियामेंट में, कौमी असेंबली में ये इस बारे में बात क्यों नहीं लेकर आई? आदिल, जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है।
ये दहशत गर्दी का नासूर हमारी कौम, हमारी जो कौमी सलामती के इदारे हैं, कितने हज़ारों जानों का ज़िया हुआ, कुर्बानी दी गई, तो फिर कहीं जाके हम इस वक्त यहाँ पे एक महफूज ज़मीन पे खड़े हैं। ये आपको मैंने बताया है कि जो अली अमीन गंडापुर हैं, कल एपेक्स कमेटी में बैठे हुए आपने देखे थे ना वहाँ पे, ठीक है? अच्छा, वहाँ पे बिल्कुल उन्होंने कहा जी हम कौम के जो बाकी हमारी डिसीजन है एपेक्स कमेटी की, हम उसके साथ खड़े हैं और हम बिल्कुल उसको सपोर्ट करते हैं। ये कहने के बाद जब वो घर गए तो डंडा हुआ, डंडा आया अडियाला से, अडियाला से डंडा ये आया भाई तुमने कैसे जाके तो कह दिया कि हाँ हम आपके साथ खड़े, तुम हरगिज़ नहीं कहोगे। अगले दिन जनाब वो फिर गंडासा लेके शुरू हो गए। आप ये कह रही है कि एपेक्स कमेटी इजलास में जो सीएम केपी के हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो ऑन बोर्ड थे, उनको सारा मामला जो है उसको ब्रीफ किया गया था, उनको ब्रीफ किया गया था और उन्होंने हर चीज़ जो थी उसमें वो शामिल थे, उनकी आरा सुनी भी गई थी और वो शामिल भी थे। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देती हूँ। ये जो नेशनल असेंबली में इन्होंने तमाशा लगाया हुआ ना, इनको खुदा के लिए बोलें कि थोड़ी सी ना ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ले लिया करें। 2014 में नेशनल एक्शन प्लान है, वो पार्लियामेंट में मुश्तरका तौर पे पास हुआ था और उसके 20 निकात थे और उनमें से एक नुकात जो था वो एपेक्स कमेटी जो थी उसकी कॉन्स्टिट्यूशन भी थी, वो भी बनी और उसमें जो थी वो सारी पूरे 20 नुकात। तो ये कहना कि जी पार्लियामेंट को तो पता ही नहीं, पार्लियामेंट में तो आप मामला लेके नहीं आए, तो भाई साहब तो एपेक्स कमेटी कैसे बन गई थी? नेशनल एक्शन प्लान की वजह से बनी थी। ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं आप, तो आप अच्छा आप अगर कौमी कंसेंसस अगर पाया जाएगा, सियासी जमातें ऑन बोर्ड होगी, अच्छा आदिल इसका थोड़ा हो, मौलाना हो, थोड़ा आप ये पॉलिटिकल एंटिटीज तो है ना, उस इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको भी ये सारी नेशनल एक्शन प्लान का भी मालूम होगा, वो उस टाइम उसका हिस्सा भी रहे हैं। आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बातचीत करने से अच्छा ना होगा। आदिल मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। आपको पता है कि 10,000 जो टीटीपी के मिलिटेंट्स थे उनको जनाब इमरान खान ने जो है सेटल करवाया था यहाँ पे फाटा में। उन्होंने कहा था कि जी ये इन्होंने हथियार फेंक दिए हैं, अब ये सेटल हो जाएंगे। उसके बाद उन 10,000 के साथ 30,000 और भी लोग आए थे जो उनके साथ जो थे मुश्तरका अटैच थे। ये वो मिलिटेंट विंग है जो पीटीआई इस वक्त केपी में आपको नज़र आएगा। उनको समझ आ गई है कि ये ऑपरेशन इस्तेहकाम जब शुरू होगा तो जो हथियार दोबारा उठाएगा रियासत के ख़िलाफ़ वो कुचला जाएगा। और उनको ये भी पता है कि हमारी ये जो एक अस्करी विंग है ये भी फारिग हो जाएगा। अब ये इनको गवारा नहीं है। इन्होंने एक सियासी बात को इस तरह का इल्जाम से बजाय मुनासिब नहीं है, क्योंकि आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी ये इल्जाम नहीं है, ये बाकायदा हकीकत है, ये आप जाके चेक कर लें। सियासी जमात का हिस्सा भी रही है, आप उस सियासी जमात का हिस्सा भी रही है, तो मुनासिब नहीं है कि किसी सियासी बात पर ऐसी मेन स्ट्रीम पार्टी उस पे इस तरह के इल्जाम तराशी। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि देखिए ये इल्जाम नहीं है, टीटीपी के लोगों को इन्होंने दोबारा यहाँ पे बसाया नहीं फाटा में। आप मुझे इस बात का जवाब दें, केपी में बसाया नहीं दोबारा इन्होंने। अब उन्हीं लोगों को इन्होंने धरने में, जमान पाक के धरने में भी इस्तेमाल किया, रियासत पाकिस्तान के सामने आके जिन्होंने हथियार फेंक दिया आके, जो दोबारा कौमी अरे भाई हथियार फेंक दिया, लेकिन वो फिर वो पीटीआई के कारकुन बन गए। आदिल फिर वो पीटीआई के कारकुन बन गए। आप समझा करें, जब वो कौमी इदारे में शामिल हो गए वो आपके कारकुन बने, पीटीआई के कारकुन बने, जिसके ये उनकी अब कारकुन बन गए तो फिर जाहिर है आजाद शहरी है ना पाकिस्तान का। हमारी जो दहशतगर्दी के देखें, हमारे जो चाइनीज हैं उनके खिलाफ, जो वहां पे इंजीनियर्स के खिलाफ 6 में से 5 वारदातें केपी में हुई हैं, तो ये दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है कि नहीं उठाया वहां पे? आप मुझे इस बात का जवाब दे दें। चले शर्मिला साहब आप ये बताइएगा कि ये जो पूरा मामला है, एक नया ऑपरेशन शुरू करने का अदारे जो है वो प्लान रखते हैं, पाक हुकूमत प्लान रखती है, तो इसमें जो तमाम स्टेक होल्डर हैं उनको ऑन बोर्ड होना चाहिए था। आपसे बातचीत हुई वैसे इस पूरे मामले पर? देखिए जी, बात ये है कि इस मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के हालात
दोबारा से इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं। और ये मामला ट्रिगर हुआ वो जो चाइनीज़ इंजीनियर्स थे जिनके ऊपर हमला हुआ और उनकी डेथ हुई। इस वक्त जो हमारे चाइना बरादर मुल्क है उसने भी ये मामला उठाया है। अभी जो इस्लामाबाद के अंदर भी जो मीटिंग हुई है पाकिस्तान चाइना जॉइंट कंसल्टेटिव फोरम की, उसमें भी ये मामला चाइना की तरफ से उठाया गया कि टर्बुलेंट टाइम्स हैं और टर्बुलेंट सिचुएशन है। ऐसे माहौल के अंदर जहाँ पर सरमायादार को ये नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी महफूज है या नहीं है, लोकल सरमायादार तो सरमायादारी करेगा ही नहीं, और जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो तो बिल्कुल भी पाकिस्तान नहीं आएगा। और देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में नहीं हुई तो मईशत का पहिया नहीं चलेगा। ऑलरेडी इस करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो हमारी FDI आई है वो 50 साल कम तरीन है, 13.1 अब बात यह है कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि ना सिर्फ बाहर के बाशिंदों बल्कि अपने लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करें। एपेक्स कमेटी बनी थी APS के बाद, आपको याद होगा, और उसका 20 निकात एजेंडा था। उस एजेंडे के तहत देखिए, आपने अपने मुल्क के अंदर अमन कायम करना है। आपके कुछ बहुत ही संजीदा इश्यूज़ हैं, बिलखुसूस KPK के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर। मैं तो पूरे मुल्क को इसमें कहूँगी कि अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में भी दर्द होता है तो पूरा जिस्म तड़प उठता है। इसी तरीके से अगर KPK के अंदर मामलात ख़राब हो रहे हैं तो पूरा पाकिस्तान मुतासर होता है, हम सब तकलीफ़ में आते हैं। अभी आपने मॉब जस्टिस का सवात के अंदर एक भयानक मुजाहरा देखा जो पिछले दिनों हुआ। मैं गुफ्तगू करते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आई कांट इवन टॉक अबाउट इट। ये ऐसे मामलात, ऐसे हालात, और फिर जिस किस्म की आप देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, उनके ऊपर तो रियासत वक्त को एक्शन लेना है ना। अब एपेक्स कमेटी के अंदर चारों सूबों के वज़ीर आला बैठते हैं, उनकी भी मशरावत ली जाती है और उनकी भी अप्रूवल ली जाती है। उसमें KPK के भी गंडापुर साहब बैठे हैं और वहाँ पर एक्सप्लिसिट जो है वो अप्रूवल दी गई इस ऑपरेशन की। देखिए, इससे आप अपने ख़िलाफ़ ऑपरेशन ना समझें, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन है। ये आपके अपने मुल्क में अमन कायम करने के लिए ये काम किया जा रहा है। इसमें ऑफ कोर्स आपकी कोलैटरल डैमेजेस होते हैं। देखें, जब ऑपरेशन होता है या जंग होती है या झगड़ा होता है तो उसमें जो सिविलियंस हैं वो शदीद मुतासर होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अपने KPK के बरादरान की तकलीफ़ और कंसर्न्स को जायज़ समझती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हमारी बड़ी भारी ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त के ऊपर कि वो ऐसे फ़ैसले उठाए, और हमारी अस्करी क़यादत, क्योंकि वो भी उसमें बैठी थी, कि आप इन्हीं लोगों के लिए अमन कायम करें। आपको याद होगा कि जब 2013-9 के अंदर सदर जरदारी साहब आए थे, सदर मुमलिकत बने थे 2013 में, तो जब स्वात में ऑपरेशन किया गया था तो उसमें भी पार्लिमान को एतमाद में लिया गया था, चारों सूबों को एतमाद में लेके गया था। वो एक कामयाब ऑपरेशन हुआ था, याद है आपको 2009 में? बिल्कुल, एक बड़ा ऑपरेशन 25 से 30 शहादत वाले दिन ये बात कह के गई थी कि स्वात में हम पाकिस्तान का परचम लहराएंगे। लोग यहाँ पे आके सेटल हुए, वहाँ पर अमन आया, लोग वहाँ पर वापस जाके अपने सो वी हैव टू ओन दिस। बिल्कुल, आपको याद होगा 3 महीने के अंदर बड़ा कामयाब ऑपरेशन हुआ, IDPs आए, फिर उनको दोबारा से रीसेटल किया गया। देखिए, ये कोई आसान काम नहीं है, ये कोई आसान फ़ैसला नहीं है, लेकिन ये मुल्क की मौजूदा हालात मामलात के लिए इंतहाई ज़रूरी है। कोई खुशी से ऑपरेशन तो नहीं करता ना मेरे भाई। जब कहीं कोई जिस्म के किसी हिस्से के अंदर तकलीफ हो तो उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। पेश हो गई है पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में नहीं मामला, क्योंकि कौमी मामला है, ये एक सूबे का मामला, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती नजर नहीं आ रही आपको इसमें? देखिए जी,
अगर आपने इसको पार्लियामान में इस पे डिस्कशन करना है, बिल्कुल करें डिस्कशन, लेकिन संजीदा डिस्कशन करें। फिर आई थिंक वहाँ पर ये भी बताया जाए कि एग्जैक्टली हालात कितने ख़राब हो चुके हैं जो ऑपरेशन किया जाए। लेकिन मैं समझती हूँ कि अपेक्स कमेटी में, जिस तरह मैंने कहा, 4 सूबों के वज़ीर आला बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, चीफ आर्मी स्टाफ बैठते हैं, पूरी अस्करी क़यादत बैठती है। वहाँ पर मामलात डिस्कस होना, ये बनी अपेक्स कमेटी इसीलिए ना, नेशनल एक्शन प्लान बना इसीलिए था कि आप मुल्क के जो मजमूई तौर पे जो सिक्योरिटी के हालात हैं उसके ऊपर फैसले करें, और ये फैसला हुआ। अब इस फैसले को ऑन करना चाहिए। चले पंजोता साहब, एक तरफ आपका मुतालबा होता है कि कंसेंसस नहीं होता, लेकिन देखें आपके जो सीएम हैं गड्डापुर साहब, वो वहाँ पे बैठे हैं, बताया जा रहा है बाकी सियासी बातें हैं जो हुकूमती जानिब से बातें आ रही हैं कि पूरे मामले पर डिबेट हुई, बताया गया, ब्रीफ किया गया, लेकिन गड्डापुर साहब कह रहे हैं क्लैरिटी नहीं है। किस चीज की क्लैरिटी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? आदिल भाई, पहले तो मैं गुजारिश करूंगा कि मुझे भी 4-5 मिनट दीजिएगा, क्योंकि पहले हिस्से में भी मुझे टाइम बड़ा कम दिया गया और बात मुकम्मल नहीं हो सकी। देखें, आज अली मीन गंडापुर साहब ने बयान दिया है जो, उसके अंदर बड़ा उन्होंने वाज़िया कहा है कि वहाँ पर बात हुई थी, अज़्म पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ऑपरेशन की कोई बात नहीं हुई थी। और उसमें क्लैरिटी की अगर बात की जाए, अगर ये बात हम कर रहे हैं कि सूबों को एतमाद में लिया जाए, सूबाई हुकूमतों को या वफाक को, तो इसमें क्या जुर्म है, इसमें क्या मसला है? एक ऐसा ऑपरेशन मिलिट्री का जिसमें जो है वो ये बताई ना जाए कि ये किस तरह का ऑपरेशन होगा, किस इसके क्या अंदाज होगा, क्या पैरामीटर्स होंगे, और उसकी अगर जो है वो पूछा जा रहा है तो उसमें क्या हर्ज है? PMLN के इनके अपने रहनुमा जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, उन्होंने ख़ुद जो है आज ये बात की कि उसमें बिल्कुल एतमाद में जो है वो लेना चाहिए और उसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसमें एक छुपा कर जो भी ऑपरेशन का वो किया जा रहा है, अब उसके अंदर तो हमें क्लैरिटी चाहिए। कोई उसमें जुर्म नहीं है। हम तो नहीं कहते कि सिक्योरिटी वाले मामले के ऊपर पाकिस्तान को जो है इस तरह का जो है वो जिस तरह के मसाइल हैं, तो वो मसाइल जो है हल नहीं होने चाहिए, या उसके ऊपर हम ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी जो है वो हो। ये बात एक गलत तासर दिया जाना कि ये जो सारे TTP के थे वो इनके कारकुन बन गए, कोई एक सबूत ला कर देना, यहाँ चैनल के ऊपर आप किसी पार्टी के ऊपर बहतान लगा दें, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें कि ये TTP के हैं। हाँ, मेरे ऊपर भी दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ है, शुएब शहीन के ऊपर 7 मुकदमा दहशतगर्दी के हुए हैं, और वकला के ऊपर हुए हैं और हो रहे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर हो रहे हैं। अगर आप हम सबको दहशतगर्द समझते हैं तो फिर इस मुल्क ने जो है वोट जो है वो तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को दिया है, तो वो सारे फिर दहशतगर्द हैं, क्योंकि आपकी नज़रों में जो आपके साथ नहीं खड़ा वो डेफिनेटली दहशतगर्द है। आप मुखालफ को जो है वो दहशतगर्द ही समझते हैं। और दूसरी उसके अलावा ये बात की गई कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कि हुकूमत KP में है, तो वहाँ पर जो है वो अटैक हो रहे हैं। देखें ये कितना एक तमगे से बता रहे हैं कि वहाँ पर हो रहे हैं, और जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वहाँ पर करवा रही है। देखें ये नेशनल लेवल का एक मामला है, और इसके अंदर यहाँ पर आकर अगर सियासत करें ना, और इतनी ही अगर ये खैरख्वाह हैं इस मुल्क के हवाले से, तो मेरा ख्याल में हुकूमत आपके पास आए और किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्मीनान मिले, क्योंकि अगर मामला पार्लियामेंट में आता है, पार्लियामेंट में आप लोग बैठ के बात करने को तैयार नहीं है किसी भी इशू पे। पार्लियामेंट का इजलास जिस तरह मछली मंडी का बाजार बन जाता है, वो आपके सामने है। कोई भी मामला हो, वो सदर खिताब करने जाए, देखिए पार्लियामेंट का इजलास मछली मंडी बनता है ना जी, पार्लियामेंट का इजलास मछली मंडी बनता है ना जी। तो ये देखें, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे ये दिखा दें कि इमरान खान के दौर में क्या ड्रोन अटैक हुए, और ड्रोन अटैक कब हुए और अब क्यों हो रहे हैं, कौन परमिशन दे रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि अमेरिका, इंडिया, इसराइल के साथ आपके सारे मामलात जो हैं, आप उनकी लॉबी जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर सबको तकलीफ़ होगी, और वो कहेंगे कि जनाब आप कैसी ज़ुबान इस्तेमाल करें। किसी को भी दहशतगर्द कहने से पहले सोचना चाहिए कि आप क्या बात करें। और दूसरी बात, पार्लियामेंट के अंदर जो बात है, अगर हम किसी बात के ऊपर शोर मचाते हैं, मुझे एक बात बता दें कि ये आज हमने पार्लियामेंट के अंदर शोर मचाया और किसी एक गैर कानूनी मामले के ऊपर उठाया, या उस बात के अंदर कोई जवाब नहीं था, या गलत बात की जिसके ऊपर हमने शोर मचाया। अगर फार्म 47 के ऊपर हम शोर मचा रहे हैं तो क्या गलत है?
अगर दफ़ा 144 पंजाब के अंदर लगाई जा रही है कि पुरअमन एहतजाज ये नहीं कर सकते और उसके ऊपर ये कहा जाए कि गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और ये कहा जाए कि ये सूबाई लेवल का मामला है, तो उसके ऊपर अगर शोर मचाते हैं, क्या गलत है? इमरान खान के ऊपर 203 केसेस बना दिए गए, हर रोज़ केसेस बरी हो रहे हैं क्योंकि शवाहिद नहीं। अगर हम कहते हैं कि गैर कानूनी केसेस हैं और सर ये केसेस है, ये बने हैं, इनका क्या फैसला ये अदालतों गलत ने है? करना है, आज पॉलिटिकली बनाए गए हैं। जिस तरह आपके दौरे हुकूमत में भी कुछ लोगों पे बने थे केसेस, लोग उठाए जाते थे, ये केसेस बड़ा मैं क्लियर करता हूँ। फार्म 47 वालों ने जिनके कहने के ऊपर ये सब ने मिलकर बनाए हैं, ये खुद बयानात देते रहे हैं। राना सनाउल्लाह का बयान है जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि अगर इमरान खान से हमारी बात होती है तो उनकी रिहाई के हवाले से भी सोचा जाता है। अनवार काकड़ फार्म 47 के ऊपर स्टेटमेंट दे चुके हैं। इनके अपने रहनुमा नून लीग के वो खुद कह गए हैं कि फार्म 47 के मुताबिक जो है जितवाया गया है और फार्म 45 के मुताबिक और जीते हैं। आपने देखा होगा कि नदीम अफजल चंद ने हम टीवी के ऊपर ही बैठकर कहा कि जिस जमात को मैंडेट दिया गया है उस जमात को जो है वो जितवाया जाए। अगर उससे हुकूमत जाती है तो बेशक जाए। तो इसके बाद कौन सी ऐसी एविडेंस लेकर आए हम? फार्म 45 लेकर आप हाईकोर्ट के अंदर पेश जो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन था उसको मौसूल किया, चले इस पे बात करते हैं। लेकिन आपने स्पेसिफिक रहे ना, और जब ऑपरेशन होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, इस पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ को किस तरह से सेटिस्फाई किया जाए, किस तरह से आपको इत्मीनान में लिया जाए ताकि ये ऑपरेशन भी हो सके, क्योंकि मसाइल तो है। चाइनीज डेलीगेशन पाकिस्तान के अंदर आया, उसमें पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी जिसमें आपकी रिप्रेजेंटेशन भी मौजूद थी, जिसमें मौलाना भी मौजूद थे, वहां पे उन्होंने जो अपने कंसर्न थे वो बताए। समहाउ वो कंसर्न जो है वो जायज भी नजर आते हैं, क्योंकि मालूमात आपके पास भी है, हमारे पास भी है कि कुछ चीजें अभी भी जो है सेटल होने की जरूरत है। तो ये ऑपरेशन तो चले, इसको तो होना चाहिए, जो चीजें भी रह गई हैं बाकी उनको बेहतर होना चाहिए, लेकिन आपको किस तरह इत्मीनान मिले वो तरीकाकार आप खुद ही बता देखें। इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए कि किस तरह इसके पैरामीटर्स क्या होंगे, ये कैसे इसको किया जा रहा है और इसका तरीकाकार क्या, उसमें क्या हर्ज है। और अगर इन कैमरा ब्रीफिंग होती है, JUI या किसी और जमात, सारी जमातों को इत्मीनान में लिया जाता है, तो आपने उसके अंदर कोई वो गैर कानूनी काम करना है। आपने आवाम को, जिसको आवाम ने वोट दिया है, एक हल्के से 10-10 लाख बंदे की एक हल्के का MNA जो है नुमाइंदगी करता है। इसी तरह अगर आप सूबाई देख लें तो 5-5 लाख की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तो अगर आपने उनको इत्मीनान में लिया है और इस लेवल पर हो रहा है तो फिर उसमें क्या हर्ज है। और सेकंड बात यह है कि जो सरमायाकारी की बात की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी जो है वो इस वजह से नहीं आ रही कि दहशतगर्दी वाला मामला और ये सारी चीज़ें हैं। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि दहशतगर्दी है, कानून की बालादस्ती नहीं है, आइन को हर रोज़ पामाल किया जा रहा है। मुल्क के अंदर कानून जब तक नहीं होगा कोई सरमायाकार नहीं होगा। आप अपनी जायदादें दुबई में बनाएंगे, वहाँ पर दुबई लीक्स निकल आएंगी, उसके ऊपर कोई आप एहतसाब नहीं करेंगे और उसके ऊपर मकू ठाप देंगे। आप ये कहेंगे कि दूसरे मुल्क आपके मुल्क में आए सरमायाकारी लेकर, आप जो है वो चोरी करके पैसा बाहर ले जाएं और अपनी जायदादें बाहर बनाएं। तो क्या ऐसे सरमायाकारी आएगी? उसके लिए आपको मुल्क के अंदर कानून जो है वो अमल करना होगा। और जो कानून अमल किया जा रहा है वो तो आप देख रहे हैं कि एक सिर्फ जमात को क्रैश करने के लिए सारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो पाकिस्तानी यहाँ पे बिजनेसमैन है, यहाँ के हालात की वजह से वो भी बाहर जा रहा है। यहाँ पर फ्लाइट और कैपिटल भी हो रही है, लोग यहाँ पे अपना जाकर जी 15 लाख लोग क्यों चले गए हैं? बेरोजगारी जितनी है, ये तो कह रहे होते हैं कि बड़ी महंगाई कंट्रोल होगी है, बंदों के पास एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप जरा मुल्क की सियासत की बात कर लेते हैं। सियासत में एक बार फिर से जरा माजी के हवाले से बातें हो रही हैं, इल्जाम तराशियां हो रही, कुछ नए इंकशाफात भी किए जा रहे हैं और अब इंकशाफ कर रहे हैं साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब। पाकिस्तान पे मुस्तबिक नून का हिस्सा रहे हैं, क़यादत के बड़े करीब समझे जाते थे और अब वो माजी कुछ इंकशाफात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लंदन में साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकात की। मतलब कि वो एक लंदन प्लान जिसके हवाले से बात करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो उसको इंडोर्स करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका जो है रिबर्टल भी आया है। पाकिस्तान मुस्तबिक नून ने, जो स्पीकर पंजाब असम्बली है मलिक अहमद खान, उन्होंने कहा जी इसमें कुछ चीजें ठीक नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री निकलवा ले मियां साहब की, मियां साहब से कोई भी मिलेगा, छुपी नहीं रह सकती बात। और बाजवा साहब ने अगर दौरा किया और किस टाइम में किया, तहरीक अदम इत्मीनान से पहले, जिस तरह साबिक गवर्नर कह रहे हैं कि उन्होंने दौरा किया था और मियां साहब से मुलाकात की थी। अब मियां साहब से मुलाकात हो जाना अगर ये बात वाकई सच है जिस तरह इस पर बात हो रही है, हमने देखा किस तरह मुझे क्यों निकाला एक पूरी
GT रोड पर जो एक तहरीक चली, मियां साहब ने जो गालियां था वो उनको इज्जत दो के हवाले से, तो वो सारे के सारे मामला जो है आपके सामने। पहले जरा सुन लें कि जुबैर साहब ने क्या कहा और फिर मलिक अहमद खान साहब ने इसके हवाले से उनको क्या जवाब दिया है, पहले ये बताएं। मुझे ये पता है, आई कैन बी वेरी वेरी 100% श्योर अबाउट इट, कि मार्च में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वो जो फाइल किया गया था मार्च की 8 तारीख को, उससे तकरीबन 2 महीने पहले जनवरी में जनरल बाजवा की बातचीत शुरू हो गई थी। और आई एम नॉट श्योर कि उनकी मुलाकात, बट हमने सुना था कि उनकी मुलाकात 1 या 2 मुलाकातें भी हुई हैं नवाज शरीफ साहब के साथ। ज़ुबैर साहब से मैं इसकी तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि ज़ुबैर साहब ने जो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से, इससे बड़ा झूठ, ही जस्ट लाइड थ्रू हिज टीथ। उनका ये कहना कि ये मुलाकातें लंदन में जाकर हुई हैं, मैं इसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि जो उनका ये इल्ज़ाम है कि उसमें उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी की पहले और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, ये मुकम्मल तौर पर एक लगव बात है। नाज़रीन, आपने साबिक गवर्नर जुबैर और मलिक मोहम्मद अहमद खान जो इस टाइम स्पीकर पंजाब असेंबली जनरल बाजवा साहब के बड़े करीब समझे जाते थे, उनकी भी आपने जो है दोनों की बात सुन ली। उस साहब ये बताइएगा, क्या वाकई ही तहरीक अदम एतमाद से पहले मियां साहब की और साबिक आर्मी बाजवा साहब की कोई मुलाकात हुई थी, कोई हकीकत है? आदिल, देखिए मोहम्मद जुबैर हैं, उसको पार्टी ने बहुत इज्जत दी, वो गवर्नर रहे सिंध के। बस अब मेरे ख्याल में उनकी कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, तो वो एक वेंडेटा पाथ पे निकल चुके हैं। अभी जो आपने उनका क्लिप दिखाया उसमें तो वो खुद कह रहे हैं कि बड़े करीब रहे, क़यादत के तर्जुमान भी थे मियां साहब की और मरियम बीबी की। अभी जो आपने क्लिप दिखाया उसमें जो वो बात कर रहे थे, वो खुद ही उन्होंने साथ ही ये कहा कि आई एम नॉट टू श्योर, यानी कि वो खुद भी पूरी तरह से वो यकीन नहीं है उनको, या वो श्योर नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं। तो फिर तो देखें, बात सारी ये है कि वो जो मुबशर लुकमान ने वो लंदन प्लान की पूरी कहानी बताई, आपने देखा होगा उनका वो व्लॉग कि कौन कौन वहाँ मौजूद था, कादरी साहब, इमरान खान, जो सारे लोग मौजूद थे वहाँ पे, और फिर उसका बिल भी, लंच का बिल भी मुबशर लुकमान ने अपनी जेब से दिया। तो वो लंदन प्लान जो है, पहले तो उसका जवाब देना कि वो कौन सा था। ये मफरूज़ों पे जो एक बात है, जिस तरह मलिक अहमद खान कह रहे हैं कि ज़ाहिर है झूठ की फैक्ट्रियाँ अगर आप लगाएंगे तो किसने यकीन कर रहा है, ना आपके पास कोई सबूत है, मफरूज़ों पे आप बात कर रहे हैं। अपना जो आप गुबार है जो अंदर इस वक्त, क्योंकि पार्टी ने अब जाहिर है आपके साथ कोई उनका मामला रहा नहीं है, तो अब आप एक नई कहानी शुरू कर रहे हैं। मेरे ख्याल में बेहतर है कि आप कोई और पार्टी अगर आपने ज्वाइन कर ली है तो कर लें, तो इट्स ओके। लेकिन ये बिल्कुल एब्सोल्युटली रद्द किया है और बिल्कुल झूठ पे मबनी है। ये दूसरा पंजोथा साहब को आप गलत सवाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी ये आप ये बताएं कि जी आप किस चीज़ से कन्विंस होंगे। भाई ये सिर्फ एक ही चीज़ से कन्विंस होंगे, और वो ये है कि जितनी हुकूमतें बैठी हैं, जितनी पार्लियामेंट्स में, उन सबको उठा के बाहर फेंक दिया जाए और बानी साहब को पीएम की कुर्सी पे बिठा दिया जाए। इस पे बात हो गई है पहले, इससे कोई काम इनको बात नहीं। इनके बानी साहब का अपना भी यही 1 पॉइंट एजेंडा है। लंदन प्लान पाकिस्तान सियासत में अक्सर ही आ जाता है कि 2014 के धरनों से पहले भी हम इसका तस्ला सुनते रहे। उस टाइम आप लोग जो है समहाउ उसमें कहा जाता है, जो उस टाइम की हुकूमत थी उसका इल्जाम था कि आप लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन अब आप लोगों का भी ये शिकवा लंदन प्लान, अब ये इस पे क्या कहेंगे, क्या आपकी उसके ऊपर टेक है? कोई साबिक गवर्नर से कोई राब्ता आप लोगों का भी चल रहा है, कोई आपकी जानिब कहा जा रहा है कि शायद कोई माइल हो रहे हैं, तो शायद इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं? देखें, ज़ुबैर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है ना, अगर हम दें स्टेटमेंट तो ये कहें कि चलो हमारे मुखालिफ हैं। ज़ुबैर साहब कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने ना ज्वाइन की है, ना हमने कोई ऐसा सुना है कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं, या हमारी तरफ से कोई ऐसी बात की गई है कि आप ज्वाइन करें। उनका स्टेटमेंट देना, जो इमरान खान साहब ने आज से 2 साल पहले कह दिया था ना कि ये इस तरह से जो है लंदन प्लान जो है वो बनाया गया और इस तरह से सारा किया गया है, और उसी की एग्जीक्यूशन में उन्होंने कहा था कि मुझे जेल में डाला जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन होगा, हमें हराया जाएगा, और वो सारी एग्जीक्यूशन आपने देखी।
और नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म करवा के, उसकी नायली ख़त्म करवा के, उसे प्रोटोकॉल दे के जैसे लाया गया, इमरान खान ने तो बता दिया था कि वो आएगा और उसे उसके केसेस ख़त्म करवाएंगे और सारा कुछ किया जाएगा। और उसी की अगर आप सारी चीज़ें कड़ियाँ जोड़ें तो ये सारी चीज़ें तस्दीक करती हैं कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हटाई गई, रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, कैसे साइफर आया, कैसे उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, कैसे उसके ऊपर डीमार्च किया गया और कैसे इसको एग्जीक्यूट करके उन लोगों को लाया गया जिन्होंने हमेशा सिर्फ अपना बेनिफिट सोचा है। और आज भी हम हैरान हैं कि इनको कोई शर्म नहीं आ रहा कि मुल्क कहाँ पहुँच गया है। गरीब आज उनके पास खाने के पैसे नहीं हैं और ये सिर्फ अपने केसेस खत्म करवा के अपने अकाउंट्स, अपने ठेके, अपने सारे मामलात, कमिश्नर, डीपीओ, डीसीओ, लोगों पे एफआईआर, अपने रोड्स के अंदर ठेके और सारा कुछ कर रहे हैं। और बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा उज़मा साहिबा ने कि बिल्कुल हम चाहते हैं कि इमरान खान इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म बनेंगे और हम यही चाहते हैं क्योंकि आवाम ने उनको मुंतखब किया है, उनको वोट दिया है और आवाम की ताकत से इंशाअल्लाह ताला वो जो मैंडेट हमारा वापस होगा और इंशाअल्लाह ताला वो आएंगे। ठीक है जी। अब जो हाई कोर्ट के अंदर मामला पता सारी दुनिया देख रही है कि फॉर्म 47 की जब बात होती है कि फॉर्म 45 लेकर आएँ तो ये सारे भाग जाते हैं। आज यहाँ पर इनके एक रहनुमा पेश हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। उन्होंने जनाब जब अदालत ने कहा कि आपने एफिडेविट के ऊपर साइन किए थे जो आपने अदम एतमाद की बात की थी कि इस ट्राइब्यूनल के ऊपर मुझे एतमाद नहीं है, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे तो नहीं पता, मैंने तो बगैर पढ़े ही जो है वो साइन कर दिए थे। तो बगैर पढ़े साइन कर दिए और ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर दी जिसमें अदालत ने उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस भी दे दिया है। और उन्होंने कहा कि हमें अदम एतमाद है लेकिन रीज़न कोई भी नहीं दे सके, ना अदालत को सेटिस्फाई कर चुके, क्योंकि ये भागते हैं। फॉर्म 45 जब कहा जाता है ना कि उसके मुताबिक तो पीटीआई जीती हुई है तो ये पीछे हटते हैं क्योंकि ये हारे हुए लोग हैं। और पहले इन्होंने धांधली की इलेक्शन के अंदर और फिर अब मखसूस नशिस्तें छीन कर डाका डालकर वो पहुंच गए मखसूस नशिस्तें लेने के लिए। और उसके बाद अब आप देख लीजिए बाजवा साहब से एक इंकशाफ और चौधरी भी कर रहे हैं कि साबिक वजीर आजम दूसरे साबिक वजीर आजम के बानी पीरियड इमरान खान साहब ने भी 2018 इलेक्शन से पहले या उसी टाइम पीरियड में मुलाकात की जनरल बाजवा साहब से। तो ये दो मुलाकातों के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों मुलाकातों जो माजी में हुई है कैसे देखती है इसको? देखिए जी, मैं अब इस पे तो हमारी जमात का कोई मौक़िफ़ नहीं, क्योंकि ये हमारी जमात से कंसर्न बात नहीं है। किसकी मुलाकातें हुई, क्यों हुई, इट्स लुक्स लाइक अ सर्कस नाउ। अब ये बात करना जब हुकूमत चली गई है, जब इन्होंने जमातें छोड़ दी हैं, उन्होंने उधर से छोड़ दी है, इन्होंने इधर से छोड़ दी है, अब ये बातें करना, देखिए बात ये है कि जब आप चोर दरवाजे से आएंगे तो फिर इसी तरीके से आपकी रुखसती होगी ना। बात यह है कि जब आप आइनी तरीके से कोई काम नहीं करते और गैर आइनी तरीके से काम करते हैं, अगर हुकूमत बनाने के लिए और गिराने के लिए आप इस्टेब्लिशमेंट को यूज़ करेंगे तो फिर किस बात का रोना है। अभी भी देखिए पीटीआई वाले जो बात करते हैं वो यही बात करते हैं कि जी हम किसी सियासी जमात से बात नहीं करेंगे लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो ये आइन में कहाँ लिखा है कि आपने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है? इलेक्शंस के मामलात और हुकूमत के मामलात, आपने अब इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन जीतें, हुकूमत बनाएं या ना बनाएं, अपोजिशन के अंदर बैठें, इसमें इस्टेब्लिशमेंट कहाँ से आ गई है? आप पहले भी एम्पायर की उंगली का इंतज़ार करते थे, आज भी एम्पायर की उंगली का इंतज़ार करते। जब आपकी आपस में गठजोड़ थी तो आपको फ़ौज अच्छी लगती थी, अब आपको नहीं अच्छी लगती है। लेकिन इस मुल्क में बस कर दें ये धोखेबाजी लोगों के साथ। आप कहते हैं कि जी हमारा मैंडेट फॉर्म 45 2018 में कौन से फॉर्म 45 थे? हमें फॉर्म 45 नहीं मिलते थे, हम रोते रहते थे कि हमारे फॉर्म 45 में दो। जब तो इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। ये जब ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे होते थे, हम अपोजिशन में बैठे होते थे, हम कहते थे हमें फॉर्म 45 4 दिन नहीं मिल रहे हैं, तो ये हमारा मजाक उड़ाते थे। आज इनके साथ वही हो रहा है, फिरते रहें फॉर्म 45 के साथ, ये कहते रहें। लेकिन आपने इस मुल्क के इदारों को कमज़ोर किया, चोर दरवाजे से आप हुकूमत में आए, आरटीएस बिठा के आप हुकूमत के अंदर आए, मुल्क का आपने बेड़ा गर्क किया। अब किस बात का रोना है? और जब आपको एक मौका मिला, चाहे वो चोर दरवाजे से क्यों ना मिला हो, आपने पाकिस्तान की मईशत के साथ क्या किया? पाकिस्तान की कौम के साथ आपने क्या किया? आप बात करिए इलेक्शन, सारे मामला तो चल रहे हैं। बजट जो है वो पेश हो गया, अब उस पर स्पीचेस हो रही है। बजट पास होगा 29 जून को, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म मियां साहब जो है वो छुट्टियों पर चले गए हैं। बजट इजलास में लगता है बाजार के वो भी इस बजट से खुश नहीं है जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुश नहीं थी। आपको तो मना लिया वज़ीर आज़म ने, बिलावल साहब मिले, मान भी गए, अब आप वोट भी दे देंगे, बजट पास हो जाएगा, लेकिन उनके खुद जो बानी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो बजट इजलास में शरीक नहीं होंगे। देखिए ये तो आपको उज़मा कारदार बेहतर बता सकती हैं कि उनकी क्या वजूहत है आने की और जाने की, और वो क्यों बजट इजलास में। आपको भी थे, लेकिन बाजार ये लगा कि मियां साहब, मैं समझती हूँ एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है
कि वो ना सिर्फ बजट इजलास में शामिल हों बल्कि बजट के ऊपर बात भी करें। ये उन्हीं की हुकूमत है ना, PMLN के तो सरबराह बानी वही हैं और उन्हीं के भाई हैं जो वज़ीर आज़म हैं, वही बजट लेकर आए हैं, तो उस पर तो ज़रूर बात करनी चाहिए थी। हम भी समझते हैं कि कौम भी जानना चाहती है कि ये बजट किसने बनाया, कैसे बनाया, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इनका क्या इसके ऊपर मौक़िफ़ है। जो इतने सारे टैक्स आपने हस्पतालों पे लगा दिए, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स के ऊपर लगा दिए, दूध के ऊपर लगा दिया, चीनी पे लगा दिया, हर चीज़ पे आपने लगा दिया, सैलरीड क्लास के ऊपर आपने लगा दिया, तो फिर आप कौम को वजाहत तो दें इसकी। ये तो नहीं है ना कि बाकी जमातें बैठे। और ये पार्लिमान वो पार्लिमान है जो फाइनेंस बिल को पास करता है। हर एक मेंबर की इस पार्लिमान के अंदर एक भारी जिम्मेदारी है कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक इस बजट के ऊपर बात करे, कोशिश करे कि इसमें कोई बेहतरी आ सके। और काश ये पीपल्स पार्टी से अगर इसके ऊपर मशावरत कर लेते तो बहुत बेहतरी आ सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन इन्होंने जरूरी नहीं समझा। लेकिन चले, जब बाद में मुलाकात हुई तो आप लोग सब मान तो गए ना, चलो उसको सपोर्ट कर देंगे। उस साहिबा, जब हमने देखा मियां साहब पाकिस्तान आए थे 21 अक्टूबर को, तो वज़ाहिर लग रहा था सीजन पॉलिटिशियन है, 3 बार के वजीर आजम है, पाकिस्तान आएंगे, मामला को बेहतर करेंगे, कोई इकॉनमी वगैरह भी बेहतर होगी। अब बजट एक इंतहाई अहम चीज है, आम आदमी का डायरेक्टली उसके साथ उसकी जिंदगी इफेक्ट होनी है, मुल्क उसे चलना है। लेकिन इस अहम मौके पर भी प्राइम मिनिस्टर, साबिक वजीर आजम जो है, उनके छोटे भाई प्राइम मिनिस्टर है, उनकी हुकूमत है, उनकी जमात की हुकूमत है, वो बजट इजलास भी शरीक नहीं होकर छुट्टियों पर जा रहे हैं। देखिए, एक तो बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि वफाक में और पंजाब दोनों में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और पार्टी के जो सदर हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं और उनकी हमें ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। पंजाब में मरीम बीबी सीएम मरकज में छोटी मियां साहब प्राइम मिनिस्टर, हमें बात क्लियर है। और उनकी विजन के मुताबिक दोनों हुकूमतें चल रही हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनकी मुशावरत के बगैर ना वफाक में हो सकती है ना पंजाब में हो सकती है। तो ये ना समझें वो अगर आपके सामने नहीं करते तो पीछे बैठ के सारी चीज़ें जो हैं उनके मशवरे के साथ वो हो रही हैं। दूसरे मेरे ख्याल में ये बड़ी एक नामुनासिब तनकीद हो रही है फेडरल हुकूमत पे। देखिए, फेडरल हुकूमत में बजट कौन पेश करता है? हमेशा बजट पेश करता है फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। औरंगजेब साहब ने पूरा बजट तफसील के साथ पेश किया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब किया और वो कौम से खिताब पूरा बजट के हवाले से था। बजट का पूरे खदो खाल प्राइम मिनिस्टर ने कौम के साथ डायरेक्ट 1 to 1, और उन्होंने ये भी बताया कि जब एक हुकूमत का टैक्स टू GDP रेशियो 9.5% हो तो वो हुकूमत जो है वो किस तरह चल सकती है। और मजबूरन जब आपके सफ़ेद हाथी हों PIA की तरह और स्टील मिल की तरह, जहाँ पे सिर्फ PIA का 825 अरब का खसारा है, तो उसका सारा बोझ जो है वो सैलरीड क्लास पे पड़ता है। लेकिन ये एक टेम्पररी फेज है, हम इंशाल्लाह ताला इसको बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। मियां साहब को देखिए, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह है, उसके सदर है और 3 बार वजीर आजम है, तो ये देखा जाता है अवाम भी ये तौक़्क़ो कर रही है, आपका वोटर भी ये सोच रहा होगा। आपको पता है महंगाई जो है 38% से महंगाई 12% पे आई है। कौन सी हुकूमत है जिसने इतना कंट्रोल किया है महंगाई पे? आप मुझे जरा नाम ले लेना, पिछले कोई हुकूमत बता रहे हैं जिसने 38% से 12% पे लेके आए। आप कोई मुझे एग्जाम्पल दे दें, आप इसका क्रेडिट ले लेते हैं जी पार्लियामेंट पे आके। पिछले 1 महीने में 4 दफा पेट्रोल की कीमत कम की गई है। ये फॉर्म 45 और फॉर्म जो 47 उसकी बड़ी बात हो रही है। ये पंजोता साहब बात भी करना चाह रहे हैं, डेस्परेट है इस पे बात करने के लिए। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था, जो इस्लामाबाद की सीटों के बाद से टर्मिनल्स का जो फैसला था कि उसको जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी उस पर लग सकते हैं, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको मुअत्तल कर दिया। पंजोता साहब कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? और अभी ये इसका लग रहा है कि इस्लामाबाद की 3 सीटों पे आप लोगों को रिलीफ मिलेगा। देखें, ये जो नोटिफिकेशन था ना, जैसे छुपा के इसको नोटिफाई किया गया और बाद में जो है उसका फैसला जब दिया गया तो उसके अंदर जो है वो जिक्र किया गया कि उस दिन को नोटिफिकेशन हमने कर दिया है। और ऑर्डिनेंस लाई इसलिए गया था कि ये, मैं ऑर्डिनेंस कहूँगा कि ये धांधली के ऊपर जो है पर्दा डालने के लिए, उसको कवर करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया था। हालांकि अगर आप देखें तो जो जजेस अपॉइंट किए गए थे उनके ऊपर क्या एतराज़ था?
पहले भी जब नाम भिजवाया गया तो इलेक्शन कमीशन ने उनको जो है वो नहीं किया, उसके ऊपर अप्रूवल नहीं दी, और इसी तरह से ये सारा मामला किया गया। रातों रात इलेक्शन जिस तरह से ये ऑर्डिनेंस लाया गया, इसके ऊपर तो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब समाअत हुई तो उन्होंने भी यही कहा, इसी तरह से जब हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई तब भी यही कहा कि ये रातों रात क्यों लाया गया इलेक्शन जो है सदारती ऑर्डिनेंस, क्योंकि इसके पीछे वजह ये थी और नोटिफिकेशन सस्पेंड हुआ है। देखें, हम हर रोज़ ये कहते हैं कि जिस तरह से ये केसेस जो है वो चलाए गए हैं, जिस तरह से ये मामलात सारे किए गए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक जमात को जो टारगेट किया गया और आवाम ने जिसको मैंडेट दिया गया उससे ये छीना गया है। अब दूसरी बात यहाँ पर जो की जा रही है नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि जनाब बड़ा जो है वो सदर थे और ये हो गया और वो हो गया, बजट हो गया। बजट इनसे पूछें कि बजट जो है वो दिया किसने है, क्या इन्होंने खुद दिया है? अगर किसी ने पीछे से भिजवाया है तो वो भी बताया जाए। और ये पीपल्स पार्टी का कह देना ना कि हम हुकूमत के अंदर जो है वो नहीं है, सारी जगहों पे आपने देखा कि गवर्नरशिप भी इंजॉय हो रही है, हर जगह के ऊपर जो है उन्होंने वो लिए हुए हैं, लेकिन एक ड्रामा किया जा रहा है। हमारी हुकूमत का है और इंशाल्लाह ताला हम इसको आगे लेके बढ़ेंगे। पाकिस्तान की तरक्की जो है ना वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से होगी। चले ये बारूदी बजट है और सिर्फ जो है गरीब को जो है वो कुचलने के लिए, मजीद उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए इन्होंने IMF के साथ शर्मिला फारूकी साहिबा ने ज्वाइन कर रखा था। नाज़रीन, ये जो अज़्म पाकिस्तान, अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान है, इस पर जो है कंसेंसस की जरूरत है, क्योंकि मुल्क में कुछ मामला मजीद ऐसे हैं ऑल्दो बहुत सी चीजों पर पाकिस्तान ने काबू पाया, बहुत से मामला बेहतर हो चुके हैं, क़याम अमन मुल्क में बहाल हो चुका है, आलमी अदारे दुनिया भी उसकी मुतरफ है, लेकिन मजीद भी कुछ काम होने की जरूरत है। लेकिन उसके लिए कंसेंसस पूरी कौम को जो है इत्मीनान में लिया जाना जरूरी है, ताकि पूरी कौम अपने अदारों के शाना बशाना खड़ी हो। और जिस तरह पिछले जो ऑपरेशन हुए थे उनके नताइज हमने देखा थे अच्छे निकले थे, तो इसके भी कोई नताइज अच्छे आ सके। हमें इजाजत दें। अल्लाह।